ये सर मेटी रखा करो जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं हो ना। कर रहा हूं। हेलो, चैट बॉक्स में। ओके ठीक है बेटे। ये दुनिया है इतनी इतनी, ठीक है। सुनो बेटे, ए राजकुमार, मिस्टर कॉर्नर, अगर अपनी दुनिया में खोना है तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं ना बेटा, आप जा सकते हैं। 720 तो आप तो समझ गया, टारगेट यही है कि बंद कर दे। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है ना, मैं हूं ना मॉड्यूल। बोल क्या पूछना है। क्लासरूम में 100% कंसंट्रेशन, ताकि क्लासरूम की बात क्लासरूम में खत्म हो जाए, घर जाके एक्स्ट्रा तो पढ़े। यही अगर बार बार पढ़ते रह गए तो फिर एक्स्ट्रा कब पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की स्पीड कब बढ़ेगी। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हाँ, हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत से पड़ी है, हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा केवल जीतने के लिए आए, कोटा से जीत कर ही जाएंगे। लेकिन इस जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा, जुनूनी होना पड़ेगा, बर्निंग डिजायर। जरूरत नहीं है रेस्पॉन्स की, रेस्पॉन्स माइनर में लिया ना, फिर मेजर में लिया ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में लिया ना, नीट में लिया ना। फिलहाल मुझे बोलने दो। जब आपकी उम्र का इंसान बोलना शुरू करे ना, तो औलादों को सर उठा के, नजरें उसके आंखों में आंखें मिला के उनकी बातों को सुनना चाहिए, ताकि वो जिंदगी का अनुभव आपके साथ शेयर करे, और फिर आप उसको फॉलो करते हुए, उसको लीड करते हुए इससे आगे निकल जाए, और वो बाप जैसा उम्र का इंसान आपका खुद फॉलोअर बन जाए। मजा तो तब है जिंदगी जीने का। तो ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तभी तो कहता हूं, खूब पढ़ा करो दीवानों की तरह, एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। और उसके बाद क्या करना है, बाप शाहरुख खान से भी बड़ा ही होता है। उसके बाद क्या करना है, ये पीयूष पापा जाते जाते आखिरी क्लास से बता देंगे, बिकॉज सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर एंडिंग। मैं दिखने में आपसे छोटा दिखता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की उम्र का इंसान हूं मैं तुम्हारे, इसलिए एनर्जेटिक बेटा। इतना ही बोलना है, दम है तो विक्ट्री से लिस्ट में आके तो रिजल्ट दिखना चाहिए, जुबान नहीं। tongue is the only voluntary muscle which becomes involuntary during adolescent period.
तो कंट्रोल करो, अपनी हरकतों पे कंट्रोल करो। आप कहें तो उंगलियां चल जाए मोबाइल पे, आप कहें तो उंगलियां थम जाए। ये स्केलेटल मसल्स है, ये विल पावर से कंट्रोल होती है। तो दुनिया को जीतने आए हो ना बेटा, तो पहले अपने आप को जीतो, अपने आप पे कंट्रोल करो। ऐसी हरकतें लेकर आओ, ऐसी प्रकृति, ऐसे आदतें, ऐसा व्यवहार कि लगे कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को पढ़ाकर बाहर निकले। और घर के बाहर जब भी निकलो ना, अभी आप घर के बाहर हो, तो सोसाइटी में वो बिहेवियर शो किया करो, वो रेस्पॉन्स किया करो जो घर की प्यारी सी चार दीवारी में आपको सिखाया गया है। बेटा रबड़ इतनी गलतियां करते ही क्यों हो कि रबड़ ही छोटा पड़ जाए उनको मिटाते मिटाते। मैंने कहा ना, जब बाप की उम्र का इंसान बोल रहा हो तो सर उठा के उसकी बातों को सुनना चाहिए। इसलिए कहता हूँ घर में पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें क्या करो। तुम तो 10 मिनट बात करते हो, उसके बटुआ लेके भाग जाते हो। कभी बैठे ही नहीं ना पेरेंट्स के साथ में। यहां से तुम निकल लोगे मेडिकल कैंपस में, 20-22 के तो हो गए, और 8 साल की मेहनत आगे 30 साल। और जब 8 साल के बाद में जब पूरी डिग्री पीजी वीजी लगातार पास होते रहे तो क्या रे फ्लावर समझाए क्या? फायर है मैं। ये वार्ड बॉय भी चलेगा आपके साथ में। बीच में आपके हॉस्पिटल में ऐसे भी लोगों की जरूरत है जो चाय वाय भी हॉस्टल में बेचते रहेंगे। थोड़ा सा सुधर जा कम्बल, सुधर जा। तो 120 मिनट कितनी देर क्लास चलती है मेरे ख्याल में? 100 है ना, 80 मिनट के आसपास की क्लास है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम है ना। और घर पे जाके एक्स्ट्रा कोई कहे चाहे ना कहे, आज पहला दिन है इसलिए ज्यादा वक्त आज का बर्बाद नहीं करूंगा आज में पढ़ाने में। पूरी जिंदगी में 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये तो सच है कि भगवान है धरती पे, रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकंड। माँ लाइफ की फर्स्ट टीचर होती है, बाकी रिश्ते नाते वही बताती है। तो माँ का दिल कभी दुखाने को नहीं बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का खून रोज पियोगे। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकंड। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉमिस हमेशा सामने वाले से होता है। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि 5 सितंबर 2022 को जो आप मेडिकल कैंपस में सोकर उठेंगे, अपने तकिए के नीचे से OnePlus 10 Pro या फिर iPhone 40 निकालकर पहला कॉल करेंगे तो अपनी माँ को करेंगे, क्योंकि टीचर्स डे पे पहला अधिकार उसी का होता है। लाइफ की फर्स्ट टीचर वही होती है। तो माँ बाप सर्वोपरि, बाकी सब सेकेंडरी। मौका मुझे दो ना, तालियां मैं बजाऊंगा। हम तो बॉल ठीक ही लेते हैं इसलिए यही है। और दूसरी बात, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ेंगे, बात को कहने का तरीका आएगा। आप बोलेंगे और दुनिया सांसें थाम के आपकी बातों को सुनेगी। उस लायक अपने आप को बनाओ तो सही, वरना अभी आपकी बात सुनता ही कौन है? कौन सुनता है बताओ मुझे? कोई भी। जब ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बोलना शुरू करेगा, दुनिया हेल्थ के मायने समझेगी। हाँ भाई, पहला सुख निरोगी काया, वरना काम भी नहीं आएगी माया। और कोरोना के बाद में तो जिंदगी में बहुत अच्छे सीख लिया होगा, और पेरेंट्स को भी समझा ही दिया होगा। देखो 40+ हो गए हो आप लोग दोनों, 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग शुरू कर दो, तेज चलना, ताकि पीयूष सर की तरह थोड़ा सा एनर्जेटिक बने रहे। क्योंकि आपकी जिंदगी की बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को। क्योंकि 100 साल के बाद में उनको भी रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। क्योंकि फिर पड़ाव आपके ऊपर आ जाएगा, जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो जब तक वो है, संभाल लीजिए अपने आप को, लायक बना लीजिए अपने आप को। जिंदगी जिंदगी बन ही रहेगी, आप जानते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्या मेरे यारा? तो जिंदगी एक ही बार मिली है। तो जिंदगी रहते रहते जिंदगी जीने के मायने समझ आ जाए, तो जिंदगी जीने का अपना ही मजा है। तो जुट जाइए। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं। तो आप सब कर सकते हैं, बस अपने आप को पहचानो। इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर। सारी दुनिया आप पे भरोसा करे, आप अपने आप को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझे, ये बात तो बड़ी बेईमानी सी लगती है दोस्तों। आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको दुखी होकर यहाँ पे भेजा है? नहीं, उनको पता है ये औलाद जिस दिन कोटा से लौटेगी, इतिहास बना के लौटेगी। इस सपने के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया, तो कम से कम अपने माँ बाप के सपने को तो मत टूटने दीजिए। आप सब कर सकते हैं। जब हम यहाँ तक पहुंच गए, आया
वो सरकारी स्कूल का छोकरा, वो ठेठ हिंदी मीडियम का छोकरा, वो खाकी निकर और नीली शर्ट पहनने वाला छोकरा, और 12th में केवल 51% मार्क्स लाने वाला छोकरा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हो सकता है, तो ये कॉन्वेंटों के स्टूडेंट दुनिया के सबसे सुपर से ऊपर डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते? मुझे ये पता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक बार ओजोन डिप्लेशन करके देखो तो यार, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब ये 750 की नौकरी शुरू करने वाला छोकरा 1997 में पहली सैलरी मेरी 750 थी इंडियन रुपीज। आज तो बेटा उस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में उस 5 से 10% में आता हूँ कि इंडिया के लिए 30% से ज्यादा इनकम टैक्स पे करता हूँ। बंद कर दे बेटा वीडियो। हम इतने बड़े सुपरस्टार थोड़ी हैं। डिलीट भी कर दे उसको, हाथों डिलीट कर दे, वरना पूरा फोन फैक्ट्री डाटा पे रिस्टोर कर दूंगा, और डिलीटेड वीडियो में जाके फिर डिलीट कर देना। हेलो, तुम सीबीआई के निशाने पे हो। सुन, मेरी कमाई यहां नहीं। जब गूगल पे बोलेगा ना पीयूष पापा, हेलो, जब गूगल पे बोलेगा ना पीयूष पापा, तो पहले नंबर पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो 20 साल बेकार है मेरी जिंदगी पे यहाँ पे काम करने की। तो जाके कर लेना आज गूगल से बात। और ये पहचान तुम लोगों ने ही दी है। ऊपर वाले ने तो आशीर्वाद दिया सो दिया, माँ बाप ने तो आशीर्वाद दिया सो दिया, लेकिन अपने एफर्ट्स में कमी नहीं होने देना 51% के बाद भी। सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर एंडिंग। रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे तो आत्ममंथन करेंगे। सेल्फ एनालिसिस द बेस्ट एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। हम ये देखेंगे हमारे एफर्ट्स में से क्या कमी रह गई कि हमारे साथ के लोग डॉक्टर बन गए और हम लोग अभी भी यहीं अटक गए। किस्मत नहीं कुछ नहीं, किस्मत बहुत अच्छी है भाई साहब। ऊपर ही ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और साथ में तुम्हारा छोटा भाई साथ में दिखाई देगा, मेरा अंश है वो। समझ में आया? उसको यही कहता हूँ, जो बड़े भाई जैसा रोल प्ले करे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा किरदार प्ले करना है ताकि वो अंश तुम्हारा फॉलोअर बने, तुम लीड करते हुए कहीं आगे चले जाओ और मैं आपका फॉलोअर बन जाऊं। तो ज्यादा वक्त नहीं है, समय कम है, 720 स्कोर करना है। नीट टॉप करो चाहे ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे लिए केवल 720 नंबर ला के दिखा दो तुम। जो रैंक आएगी जिसकी देखी जाएगी कोई बात नहीं, इस बार अपन को केवल 720 के लिए फाइट करना है। तो संडे को टेस्ट है तो फ्राइडे की रात तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि सैटरडे को रिवीजन कर सके। कोई टॉपिक छूट गया है तो अच्छे से देख सके। यहाँ तो 2 बजे पेपर होता है तो 1 बजे तक तो सिलेबस ही पढ़ रहे होते हैं। जब 70% तैयार करके जाओगे तो 100% से स्कोर कैसे करोगे मुझे ये बता दो। तो काम करने का तरीका चेंज करो। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मरना है क्या आप लोगों को पढ़ा के? पाप लग जाएगा भाई साहब, इतने जीनियस लोग हैं, इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट। मैं आपको केवल मोटिवेट करना है, हाउ टू पढ़े, हाउ टू समझे एनसीईआरटी। सिलेबस एनसीईआरटी है, कोई कहे चाहे ना कहे, आपको केमिस्ट्री और बायो का 100% एनसीईआरटी पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना ही है। सिलेबस वही है ना, पिछले साल पढ़ा ना इस साल पढ़ा तो सिलेबस अलग कैसे, मतलब रिजल्ट बदलेगा कैसे? वही पढ़ रहे हो, उसी तरीके से पढ़ रहे हो तो मार्क्स पिछली बार से ज्यादा कैसे आएंगे? भाई साहब, येलो जैकेट के पीछे जो बच्चा बैठा है, कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है क्या आपको? सर उठा के जियो, आईसीआईसीआई। मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना इतना आसान नहीं है बेटे, टाइम लगेगा। और जब तक समझेगा मैं क्लास से बाहर निकल चुका हूँ, पता चलेगा 1 घंटा 20 मिनट पूरा भी हो गया है। तो थोड़ा पहचानो अपने आप को, आप सब कर सकते हैं। अपने आप को पहचानो, जिद्दी बना लेके आओ, क्योंकि पास्ट में जब भी आप जिद्दी बने आपने उस चीज को हासिल किया। हमने कहा नहीं ये नाइकी के शूज हैं, बहुत महंगे हैं, ये तो 10,000 रुपए के जूते हैं, लेकिन आप सिटी मॉल के फर्श पे ऐसे बिखर गए सबके सामने कि हमें मजबूरी में वो जूता आपको दिलाना पड़ा क्योंकि आपकी जिद्दी थी। वो घड़ी बहुत महंगी है, हमने कहा नहीं ये तो राडो वॉच है, बहुत कॉस्टली है, तो 28,000 रुपए की घड़ी है, लेकिन आप इतने जिद्दी हो गए कि अपने बर्थडे पर उस घड़ी को लेके छोड़ा। हमें पता है हमारी औलाद इतनी जिद्दी है कि जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको हासिल करके छोड़ती है। तो एक बार अपने कैरियर के लिए जिद्दी बनो ना यार। पीयूष पापा मुझे तो मौलाना आजाद ही चाहिए, पीयूष पापा मुझे तो दिल्ली एम्स ही चाहिए, मुझे तो केजीएमसी लखनऊ ही चाहिए, मुझे तो आईजीएमएस जयपुर ही चाहिए। और मुझे पता है आप इतने जिद्दी हो कि एक बार पीछे पड़ गए तो उस कॉलेज को हासिल करके ही छोड़ोगे। पहचानो अपने आप को, आप सब कर सकते हैं। तो शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। उन सारी चीजों से पीछे हट जाइए जो आपको 2022 में फिर से फेलियर का एग्जाम्पल बनाते हैं।
बड़े सपने लेकर आए हो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अच्छा लगता है ना, हमें बोलने में कितना मजा आता है। अभी सोचो आपकी मम्मा को, आपके पापा को कितना अच्छा लगेगा, आपकी बहना को कितना अच्छा लगेगा। डॉक्टर भाई है मेरा, बेटा है वो मेरा। तो बड़े सपने लेकर आए हो तो बड़ी मेहनत करो, बड़े कदम, बड़े एफर्ट्स, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने से बचो, क्योंकि इंसान कभी भी चट्टान से टकरा कर नहीं गिरता, ठोकर हमेशा पत्थरों से ही लगती है, और वो छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नासूर बन जाती हैं कि वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। नो फेसबुक, नो इंस्टा, नो टिकटॉक, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। पहचानता कौन है आपको? पूरा दिन दूसरों की जिंदगी को स्क्रॉल करने में मजा आता है क्या? किसी को पोक करने में मजा आता है क्या जबरदस्ती? गली का बच्चा तो आपको पहचानता है नहीं, तो उस भीड़ के अंदर सोशल मीडिया में आपको कौन पहचान रहा है? और दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेरेंस और मजा क्यों आ रहा है? मजा तो तब है जब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को एक दिन पीयूष पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, और कई सालों के बाद जब उसे कंफर्म करें तो मैसेंजर पे एक मैसेज भी छोड़ दें कि सॉरी पीयूष पापा, दूसरों की जिंदगी बचाने में इतना बिजी हो गया कि पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया भी कोई लाइफ होती है। सुबह कभी तो आएगी एक दिन जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं आज तक ऐसा नहीं कर पाया, मेरा सिग्नेचर आज भी सिग्नेचर ही कंसीडर होता है, लेकिन आज जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ पे कन्वर्ट होगा, आपके हॉस्पिटल के बाहर, आपके क्लिनिक के बाहर कितने भी लंबी लाइन लगी हो, मैं घंटों घंटों इस पर विचार करूंगा कि नियम को तोड़ना मेरी आदत, मेरी नियति, मेरी प्रकृति बिल्कुल नहीं होती, सिवाय ट्रैफिक रूल्स के। और वो भी केवल शहर में, हाईवे पे बिल्कुल नहीं। हाईवे पे तो निकलने से पहले मैं अपनी सोसाइटी से ही सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि कई जिंदगी मेरी जिंदगी का इंतजार कर रही होती है। तो अपनी सबसे खूबसूरत डिजिटल डायरी में आपका ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा, अपने गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के कहना चाहूंगा, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का ऑटोग्राफ देते हैं आप लोग। ये वही डॉक्टर है जिसको एक दिन मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाया था, और सुबह कभी तो आएगी जिस दिन हमसे जुड़े हर एक रिश्ते को दुनिया हमारे कारण बचाएगी। अरे आप उस कैंसर डॉक्टर के पापा हैं, अरे आप उस न्यूरो सर्जन की मम्मा है, अरे आप उस नेफ्रोलॉजिस्ट की बहन है, और सुबह कभी तो आएगी। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, या फिर नाम करो ऐसा कि आपके नाम से काम हो जाए, वो सुबह कभी तो आएगी। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं। कि जब हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, हमारी जीत में कोई हार जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें तो जीतने की आदत सी पड़ी है, हमें तो हराने की लत ही नहीं है। हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए, कोटा से जीत कर ही जाएंगे। तो जुट जाओ, जनवरी फरवरी मार्च, देन काउंटडाउन बिगिंस। 3 महीने में ऐसा पढ़ेंगे जो पिछले 20 साल में नहीं पढ़े, और उसके बाद में रिवीजन करेंगे। रिवीजन तो तब हुआ जब विजन क्लियर होगा, और अभी भी मेरे 20 मिनट देने के बाद में भी विजन क्लियर नहीं हो रहा है जिंदगी का, तो फिर रिवीजन कैसे होगा? विजन तो क्लियर होना ही चाहिए जब कोटा आ गया था। जब आपका विजन क्लियर हो ही गया है कि हम कोटा क्यों आए हैं, तो आप रिवीजन बहुत आसानी से कर लेंगे। इस बार फिनिशिंग अच्छी करनी है, हमें आरसीबी की तरह काम नहीं करना बेटा। रॉयल चैलेंजर बंगलोर शुरुआत हमेशा धमाकेदार होती है, हर ड्रॉप पे शानदार शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे आते आते दिसंबर जाते आते बस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, और फिर T20 का हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता ऐसा होता, IPL कुछ नहीं कर पाता। तो विराट का सूक्ष्म अंत नहीं चाहिए मुझे। विराट हो आप लोग तो विराट अंत होना चाहिए। आप विराट जैसे लोगों का सूक्ष्म अंत नहीं होना चाहिए। तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना, आपका सब पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बीच बीच में से नॉलेज रह रही है ना, उसको फिल करना है, सिलेबस ही पढ़ना है। तो क्लासरूम सुना, उसमें जो आज घर पे जाके एनसीईआरटी। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कहे चाहे ना कहे, आपको केमिस्ट्री और बायो का 100% एनसीईआरटी पढ़ना है। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं इधर हूँ, आप उधर घूम रहे हो। निर्जीव नहीं सजीवों से प्यार करना सीखो, है ना। इसलिए कहता हूँ पेरेंट्स के पास बैठा करो, बातें किया करो, ताकि वो अनुभव आपके साथ शेयर करें, बताएं, है ना। और जब माँ बाप के साथ बैठे बात करोगे तो बहुत सफलता मिलेगी। ये आगे ना 51% के बाद मुश्किल राहों में भी सफर आसान लगता है, मुझे तो मेरी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है, वरना 750 वाला छोकरा यहाँ तो नहीं पहुंच पाता, 51% वाला छोकरा यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाता। तो जुट जाइए, हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। तो ये बात है 1665 की दोस्त, 1665, जब किसी ने, कैमरे में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो ये और पंगा है,
कितना एरिया हो, इनके लिए पूछ रहा हूँ। वहां तो आ रहा है, बस बिल्कुल कट टू कट मार्जिन पे आ रहा है, देख लो कम लगा रखा है, वहां तो टेप लगा रखा था। किथे हैगा, इथे हैगा, ओके। 1665, जब किसी ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, व्हाई स्टॉपर्स आर मेड ऑफ कॉर्क, उस कांच की बोतल पे जो ढक्कन लगाया गया वो कॉर्क का क्यों बना है, और जवाब देने वाला बंदा कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था उस जमाने के अंदर भाई साहब। एक म्यूजियम में क्यूरेटर का काम उसे दिया गया, इंस्ट्रूमेंट को संभालना, ये सब कुछ करना, और खुद ने एक माइक्रोस्कोप बना दिया जो ऑब्जेक्ट को 30 टाइम्स 30 गुना मैग्नीफाई करके दिखाता था। इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश ना, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, तो नोट्स तो ऐसे ही चलेंगे ना। अब इसको भी हिंदी में लिखूं क्या, इसको इंग्लिश में लिखूं? मिक्स ही चलने दो, ये इंग्लिश में लिखा है मैंने। मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट हुक की। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट था क्वेरकस सुबेर, बोलते ओक ट्री, आकड़े का पेड़, उसकी चारों तरफ की बार्क को रिमूव कर दिया, उसकी छाल को रिमूव कर दिया, फिर उसके फाइन सेक्शंस कट कर दिए, और जब फाइन सेक्शंस कट कर दिए और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जब उसको एग्जामिन किया, ही रिमाइंडेड हनी कॉम, उनको मधुमक्खी के छत्ते की याद आ गई। रॉबर्ट हुक की बात कर रहे हम, फादर ऑफ साइटोलॉजी, शुरुआत यहीं से दोस्तों। रॉबर्ट हुक, जिस प्लांट पे इन्होंने स्टडी किया वो क्वेरकस सुबेर बेटा जी, आंकड़े का पेड़ है ये, क्वेरकस सुबेर, बोले तो ओक ट्री, आंकड़े का पेड़, उसकी चारों तरफ की बार्क को इन्होंने रिमूव कर दिया, उसके फाइन सेक्शंस कट कर दिए, उसकी थिन स्लाइसेस ले ली। जब फाइन सेक्शंस कट कर दिए तो खुद के बने माइक्रोस्कोप से जब उसको एग्जामिन किया तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की याद आ गई। इस तरह से कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स उनको देखने को मिली, और जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिली उन होलो स्पेसेस या होलो कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेला या फिर सेलुला। बस यहीं से गलत नामकरण की शुरुआत हो गई। टर्म सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम सेला और सेलुला। जो सेल टर्म है वो सेला या सेलुला से बना है, और सेला या सेलुला का लिटरल मीनिंग होता है बेटा जी होलो कंपार्टमेंट्स, होलो स्पेसेस, और सेल कभी भी खोखली नहीं होती है। बस यहीं से गलत नामकरण की शुरुआत हो गई। सेल में साइटोप्लाज्म होगा, उसका जेनेटिक मेटेरियल होगा, उसके सेल ऑर्गेनेली वगैरह होंगे। एक्चुअली जो इन्होंने देखा था वो डेड सेल थी, एक्चुअली जो उन्होंने देखा था वो सेल वॉल थी। तो कोई आपसे कहे हु सॉ द फर्स्ट सेल, आप रॉबर्ट हुक का ही नाम लेंगे। हु सॉ द फर्स्ट प्लांट सेल, आप इनका ही नाम लेंगे। हु सॉ द सेल वॉल एट फर्स्ट, आप इनका ही नाम लेंगे। तो ये चार्टों की बार्क थी, ये कॉर्क सेल थी, तो इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा था। सोच समझ के बोलना, कॉर्क सेल्स लिग्निफाइड होती है या क्यूटिनाइज? सुबेराइज होती है। क्या होती है? सुबेराइज, उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है, तो कॉर्क सेल्स सुबेराइज होती है। तो कोई आपसे कहे सबसे पहले सुबेराइज सेल को किसने देखा, आप इनका ही नाम लेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखा था, माइक्रोग्राफिया। कौन सा? माइक्रोग्राफिया। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी आप नाम देते हैं रॉबर्ट हुक को, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सेला और सेलुला, जिसका लिटरल मीनिंग होता है होलो स्पेस, और सेल कभी भी खोखली नहीं होती है, तो टर्म सेल बस यहीं से डराइव हुआ है। और टर्म सेल अपने आप में मिस नॉमर है, नोमेनक्लेचर गलत हो गया, नामकरण गलत हो गया। नाम लिख दिया अर्जुन सिंह, निशाना सामने लगाना हो, पीछे हर बार मास्टर की आंख फोड़ दे तो वो अर्जुन सिंह नहीं है। नाम रख दिया ब्लैक होल, वो ब्लैक होल नहीं है, वो होल नहीं है, उसके करीब जाके देखो आपको अट्रैक्शन ग्रेविटी के सारे मायने समझ में आएंगे। तो मिस नॉमर है ब्लैक होल, सेल मिस नॉमर है, गलत नाम रखा हुआ है, क्योंकि टर्म सेल यहीं से आया है, बस चल रहा है आज तक, बस वहीं से शुरुआत हो गई तो आज तक भी यही चल रहा है बेटा, मिस नॉमर। तो कोई आपको कहे सबसे पहले सेल को किसने देखा, हु सॉ द फर्स्ट सेल, आप इनका ही नाम लेंगे। फर्स्ट प्लांट सेल, तब भी आप इनका ही नाम लेंगे। सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा, तब भी आप इनका ही नाम लेंगे। एक्चुअली इन्होंने सेल वॉल को देखा था, एक्चुअली इन्होंने सेल वॉल को देखा था, इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा था। और कॉर्क सेल्स जो होती है वो लिग्निफाइड होती है या सुबेराइज होती है? सुबेराइज सेल्स को इन्होंने सबसे पहले देखा। एक बुक भी इन्होंने लिखा था, और इस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से फेमस है बंदा।
साइटोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, केवल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो साइटोलॉजी है। एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल, सेल की फिजियोलॉजी, सेल की जेनेटिक्स, सेल का डिवीजन किस तरह से हो रहा है, और सेल की पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में सबको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुआ, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी वाइड टर्म है, ब्रॉड टर्म है। तो साइटोलॉजी केवल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल तो वो क्या हो जाएगा, सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को मॉडर्न साइटोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइटोलॉजी। तो आप तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सबसे पहले सेल को देखने के लिए आप इनको देंगे। लेकिन कोई आपसे कहे सबसे पहले जिंदा सेल को किसने देखा, तो आप किसका नाम लेंगे, ल्यूवेनहॉक का। कुछ याद आ रहा है? बंदा इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था ल्यूवेनहॉक भी बेटा। He was क्लोथ मर्चेंट, कपड़े का व्यापारी। बटन बेचना, रील धागे बेचना, क्लॉथ बेचना, ये सब काम करना। खाली टाइम में लेंस से छेड़छाड़ करके एक माइक्रोस्कोप बना दिया जो ऑब्जेक्ट को 300 टाइम्स, इनका माइक्रोस्कोप 30 टाइम्स, उनका माइक्रोस्कोप 300 गुना मैग्नीफाई करके दिखा रहा। और बगल में एक तालाब था, वहां से वो कुछ पॉन्ड वाटर लेकर आ गए और 2-4 ड्रॉप ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दी, कांच की स्लाइड पे, और फिर खुद के बने माइक्रोस्कोप से उसको देखा पानी, तो उस पानी की बूंदों में जो भी उसको हिलता डुलता दिखाई दिया, ही नेम्ड देम एनिमलक्यूल। क्या नाम दे दिया? तो क्या दिखा होगा पानी में? बैक्टीरिया दिखे होंगे, एल्गल सेल्स दिखे होंगे, अमीबा वगैरह दिखा होगा, और क्या दिखा होगा? तो सबसे पहले जिंदा सेल को किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, who saw and described first live cell। तो आप एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक का नाम लें। जाने दो, जाने दो, टेंशन मत लो, इतना तो उनको आता, ऑनलाइन वालों इतना तो आता ही होगा ल्यूवेनहॉक के बारे में। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक दिख रहा है वहां तो आप पकड़ के, ये ही सो एंड डेस्क्राइब फर्स्ट लाइव सेल, जिंदा सेल को देखने का क्रेडिट आप इनको, और नेम्ड इट, क्या नाम दिया इसको? एनिमलक्यूल नाम दे दिया बेटा जी। कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिए। स्क्रीन दिख रहा है ना? डॉक्टर अंकित, अंकुश, अनुराग, अश्विनी, ओके, नीतीश कुमार जी। इजी इजी पढ़ना है, समझना है सिलेबस क्या है। लाइफ इज ए स्कूल वी नेवर ग्रेजुएट फ्रॉम, अथा लिटरेचर है। रिसर्च एमबीबीएस में कर लेंगे, वही पहले नीट एंट्रेंस में 720 का टारगेट कर लें, बस उतना ही। मास्क नहीं है तो फिर मास्टर का विकेट उड़ाना चाहते हो? बोले एक को बोल्ड कर दिया आपने, सेल बायोलॉजी वाला टिश्यू बन के निकल गया। चले आगे मिटाऊं? तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, सबसे पहले सेल को किसने देखा, लाइव सेल को, जिंदा सेल को किसने देखा, तो इन्हीं की बात है ना। सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक। और जिंदा सेल को किसने देखा? ये मिटाऊं बेटे? (1838) शिलिडेन, मैथियास जैकब शिलिडेन। 1839 थियोडोर श्वान। और शिलिडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट, और श्वान को एनसीईआरटी लिखते हैं ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, बोथ वर जर्मन साइंटिस्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है, कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। अब लिखा है तो हम भी लिख देते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में हमें वो लाइन या वो ऑब्जेक्शन देखना पड़ता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। तो जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा उसको गलत कर देंगे, बाकी सब सही। क्या करें? नहीं समझा मेरी बात को?
तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो वो बोटनिस्ट और ये जूलॉजिस्ट बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली। उन्होंने 38 में वर्क किया, इन्होंने 39 में काम किया। वो बोटनिस्ट थे बेटा जी, एक्चुअली ही वाज लॉयर, वो लॉयर थे एंड टर्न्ड इनटू बोटनिस्ट, बाद में बोटनिस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो प्लांट्स की स्टडी की उन्होंने, तो बॉडी ऑफ प्लांट्स मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्लांट का बॉडी सेल्स का बना है और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये इन्होंने बोला। और ये जूलॉजिस्ट थे श्वान, तो इन्होंने प्लांट के साथ साथ एनिमल सेल का भी स्टडी कर लिया। और जब एनिमल सेल का स्टडी कर दिया तो कंपैरिजन हो गया भाई साहब, और जो कंपैरिजन हो गया तो उन्होंने कहा एनिमल सेल जो होती है ना, उसमें सबसे बाहर एक थिन फिल्म मिलती है, एक पतली सी परत मिलती है, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इन्होंने नहीं दिया था, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने बस इतना बताया, देखो वो बोटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स की स्टडी कर ली कि बॉडी ऑफ प्लांट्स मेड ऑफ सेल्स, और सेल्स का बना है और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये इन्होंने प्लांट्स के बारे में बोल दिया। और श्वान ने प्लांट के साथ साथ एनिमल सेल का भी स्टडी कर लिया, तो कंपैरिजन हो गया। और तो एक लाइन और बोल दी उन्होंने, क्या सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। किसने बोला? श्वान ने बोला। सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, किसने बोला? श्वान। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बोलते हैं सेल हाइपोथेसिस, कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। प्लांट का बॉडी हो या एनिमल का बॉडी, दोनों की स्टडी हो गई, दोनों का कंपैरिजन हो गया, तो उन्होंने कहा दोनों का बॉडी सेल्स का बना है, उनके प्रोडक्ट्स का बना है। तो वो कह रहे हैं प्लांट का बॉडी सेल का बना है, ये कह रहे हैं प्लांट और एनिमल दोनों का बॉडी सेल्स का बना है। दोनों के विचार मिल गए, और जब भी दो जनों के विचार मिल जाए तो दोनों ने मिलकर एक साथ प्रपोज कर दिया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में दोनों ही ईयर्स इंक्लूड होंगे बेटा जी, 1838 1839। तो श्लीडन बोटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया, और श्वान जूलॉजिस्ट, उन्होंने प्लांट के साथ साथ एनिमल्स की भी स्टडी कर ली। तो श्वान ने हाइपोथेसिस दिया था, सेल हाइपोथेसिस, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। श्वान ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि सेल वॉल, लिख लेना एक लाइन, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये इन्होंने ही बोला था, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। और एनिमल सेल होती है, उसमें सबसे आउटरमोस्ट थिन पर लेयर देखने को मिलती है, जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म इन्होंने दिया था? नहीं, इन्होंने नहीं दिया, वो नगेली और क्रैमर ने दिया था। खैर वो एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो दो साइंटिस्ट है बेटे, एक श्लीडन और दूसरे श्वान, तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दिया। और सेल थ्योरी के कई सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें दो मेन पॉइंट्स की बात करें। Initially, cell theory had two main tenets, दो main point थे इसके अंदर, two tenets, दो main point इसके अंदर। पहला ये कि cell is the basic unit of life, cell is the fundamental unit of life, cell is the structural and functional unit of life। आज आप सब जानते हैं वो 1838 1839 का जमाना था, आज जमाना 2022 का है, 2022 2022 का जमाना है। आज मुझे बताइए सेल ही क्यों है बेसिक यूनिट? व्हाई नॉट सेल ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के लिए एटीपी बना के दे रहे हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट जो किचन ऑफ द सेल है, जो उसके लिए फूड बना के दे रहा है, राइबोसोम जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट सब में मिलेगा, वो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, प्रोटीन मशीनरी, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और न्यूक्लियस जो सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, और डायरेक्टर ऑफ सेल है। अब न्यूक्लियस को, अब क्लोरोप्लास्ट को, अब राइबोसोम को, अब माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिक यूनिट क्यों नहीं बोल रहे? अब सेल को ही बेसिक यूनिट क्यों बोल रहे हैं? व्हाई नॉट सेल ऑर्गेनेल? सिर्फ दो वर्ड्स में जवाब देना है, दो वर्ड्स बोलने हैं। दो वर्ड्स का मतलब समझते हो ना? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, वो सेल है। अकेला सेल सरवाइव करेगा, सेल ऑर्गेनेल सेल के बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। एनीथिंग लेस देन सेल, नहीं नहीं नहीं, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियन को अगर सेल से बाहर निकाल दोगे, या क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल दोगे, या न्यूक्लियस या राइबोसोम को बाहर निकाल दोगे, तो बाहर उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा।
तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है वो सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो। अकेला सेल सरवाइव कर जाएगा लेकिन सेल ऑर्गेनेल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहली बात तो ये कि सेल बेसिक यूनिट है, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ। और दूसरा बात ये था, दूसरा पॉइंट जो था इसका वो ये था कि बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल वो सेल का ही प्रोडक्ट है कि सेल के बाहर बना है, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो दो मेन पॉइंट बेटा जी सेल थ्योरी की, एक तो ये है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी बात ये प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो सब कुछ सेल का बना है, उसके प्रोडक्ट का बना है। लेकिन जब इन दोनों से ये पूछा गया हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नया सेल कैसे बनता है, तो सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि नया सेल बनेगा कैसे, दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, 20 साल से भी कम टाइम लगा इस चीज को समझाने में कि नया सेल कैसे बना। और ये किसने समझाया? 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने। वो 1838 39 है और ये 55 1855, और ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे। तो बहुत कम टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 20 साल से भी कम टाइम लगा इस चीज को समझाने में कि नया सेल कैसे बनेगा। और रुडोल्फ वर्चो ने एक थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं, उस थ्योरी को हम बोलते हैं, आप थ्योरी और फ्रेज में डिफरेंस समझते हैं ना? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर फ्रेज है, थ्योरी नहीं है बेटा। कॉन्वेंटो सेल थ्योरी तो उन्होंने दिया था कम वक्तों, थ्योरी का नाम पूछ रहा हूं। तो जब नहीं आए तो चुप रहना चाहिए, तुक्के मार मार के अगले साल फिर आना है क्या? तो सेल लीनिएज थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं सेल लीनिएज थ्योरी, और इस थ्योरी में एक फ्रेज था ओमनी सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल थ्रू सेल डिवीजन बाय द सेल डिवीजन। बंदा सुपरस्टार बन गया। मतलब ये दोनों ये नहीं बता पाए कि नया सेल बनेगा कैसे, और बंदे ने ही जस्ट एडेड थ्रू द सेल डिवीजन और बाय द सेल डिवीजन। बोले नया सेल कैसे बनेगा? बोले मैं बताता हूँ, ये सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, देखो दोनों सेल बन गई, काम समझ में आ गया, निकल लो। इतनी सी बात, इज जस्ट एडेड थ्रू द सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म। पहले से जो सेल मौजूद है उसमें डिवीजन होगा और नया सेल बन जाएगा। तो इतनी सी बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर लिया, और एक फ्रेज यहाँ पे बता रहा हूं, कौन सा? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन बाय द सेल डिवीजन। इसके नीचे लिख देना, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल by the cell division. New cells arise from pre-existing cell by the cell division. मतलब पहले से जो सेल मौजूद है उसमें डिवीजन होगा और नया सेल बन जाएगा। तो इन दोनों ने तो दिया था सेल थ्योरी, और वर्चो ने दिया सेल लीनिएज थ्योरी, तो दोनों को मिला दिया। सेल थ्योरी दिया श्लीडन और श्वान ने, और सेल लीनिएज थ्योरी दिया रुडोल्फ वर्चो ने, दोनों को मिलाकर बना दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसको सेल लॉ या सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो कोई आपसे कहे हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो आप किसका नाम लेंगे? रुडोल्फ वर्चो का नाम लेंगे। इसके नीचे लिख देना, ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी।
he gave final shape to cell theory. तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि किसने सेल पे काम किया, किस तरह से। और थ्योरी तो आप लोग जानते हो, पहले हाइपोथेसिस आता है, फिर थ्योरी आता है, फिर लॉ या प्रिंसिपल होता है। थ्योरी कभी भी फाइनल नहीं होती है। थ्योरी में ऑब्जेक्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, डीमेरिट्स होती हैं। उन सबको दूर करने के बाद में फाइनल जो बनता है उसको लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को सेल लॉ या सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो जो भी कमियां थी सेल थ्योरी में वो दूर कर दी गई और फाइनली मॉडर्न सेल थ्योरी बना दी गई, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल लिविंग्स। रही बात वायरस की, ना तो बेटा जी वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, आप लोग जानते हो उनके बारे में, ना प्रोकैरियोट है ना वो यूकैरियोट है। और ये दुनिया का सबसे हायर और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, और एक वायरस ने 2 साल से इनकी बाट लगा रखी है। तो बेटा मैमल ए प्राइमेट, ज्यादा मुंह घालते अब भ्रम में मत रहना, है ना। एनिमल बाहर घूम रहा है और ये पेट एनिमल घर के अंदर बैठा है। समझ में आ रहा है इंसानों की हालत क्या कर दी उस वायरस ने, और सारे जानवर बाहर घूम रहे हैं और ये मेरा एनिमल घर में कैद होकर बैठा है। तो हालत देख लो, प्रकृति से खिलवाड़ करने की प्रकृति रखोगे ना, और प्रकृति जिस दिन अपना बदला लेगी ना, तो उस प्रकृति का आप समझ नहीं सकते वो क्या करेगी। तो नेचर के अगेंस्ट रखने का, चलने का नेचर मत रखिए। ना चमगादड़ों पे एक्सपेरिमेंट करना है गुफाओं में जाके, बेटा चिंग चों चूं सुन रहे हो नहीं सुन रहे, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो तो डायनासोर थे तो पता नहीं चला, फिर अंदाजे लगाते रहो मेटियोराइट आके गिरा होगा या प्यूसर खा गए होंगे उठा के उनको। वो तो अंदाजे ही लगा रहे हैं आप लोग लेके कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया होगा, फलाना ढिमका हो गया होगा, मास एक्सटेंशन हो गया भाई साहब लेके। वो तो छोटे छोटे से थे, अपन तो उनसे बड़े बड़े विशाल हैं, अपन तो ह्यूज है। अपन प्लेनेट से कैसे गायब हो सकते? तो इसलिए भ्रम में नहीं, नेचर के साथ चलने का ही नेचर रखो, उसी में भलाई है भाई साहब। पता चला बिना सिलेक्शन के निकल लिए तो क्या जवाब देंगे ऊपर जाके। तो खुश रहा करो, माँ बाप की केयर किया करो, सफलता 100% मिल जाएगी। और जब जहां होना वहां 100%। घर के किसी फंक्शन में हो तो वह 100% फंक्शन को एंजॉय करो। जब आप अपने कॉलेज में पहुंच जाओ तो पढ़ाई को 100% एंजॉय करो। जब डॉक्टर बन जाओ तो भगवान, मेडिकल साइंस का भगवान ना, वैसे लखन लिखा के मेडिकल कैंपस में घूमो और जिंदगी बचाओ। 5 दिन खूब काम करना, छठे दिन अपनी मर्सिडीज बेंज उठाई, अपनी फरारी कार उठाई, माँ बाप को बिठाया, लॉन्ग ड्राइव पे 2 दिन के लिए निकल गए, सैटरडे संडे पूरी छुट्टी एंजॉय की, मंडे से फिर कैंपस में आ गए जिंदगी बचाने की और दुआएं देने के लिए, बस आराम से। बस ऐसे ही जिंदगी आराम से चलती रहेगी, सुकून से निकलती रहेगी, टेंशन नहीं, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो चला गया वो लौट के नहीं आता, आप जानते हैं। तो जब आ ही गए हैं दुनिया में तो जिए ना, जब कोटा आ ही गए हैं तो पढ़े ना, जब क्लासरूम में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोच बन के आ गए हैं, जब शिक्षक बन के आ गए हैं तो शिक्षित कीजिए ना। तो जब आ ही गए हैं तो काम को 100% के साथ पूरा करो। इनपुट दोगे तो आउटपुट 100%। रिजल्ट आपके सामने खड़ा है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता लाइफ में। तो बड़े सपने रखो, है ना। कर्म किए जा और फल की इच्छा रख। बिना फल की इच्छा रखे आज के जमाने में कर्म नहीं होता है। खुले नहीं है, बाद में बात करेंगे बेटा, कोई टाइम नहीं है। मेरी मम्मी ने मना किया, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। सुनो इधर, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल को सबसे पहले देखा किसने? रॉबर्ट हुक ने। एंड सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। किसने बोला? श्वान ने। First seen by Robert Hooke, and according to Swan, cell wall is the unique character of plants. तो सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है, ये दुनिया जानती है। सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है, ये दुनिया जानती है। लेकिन प्लांट्स के अलावा सेल वॉल आपकी फंजाई में भी होगा और सेल वॉल बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा। हाँ के ना? सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये तो सबसे पहले श्वान ने ही बताया था। उन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया। और प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज। क्या होता है बेटे? सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज होगा, पैक्टिन होगा। अच्छा, पैक्टिन का केमिकल नेचर क्या होता है? पैक्टिन लिपिड है या प्रोटीन है? पैक्टिन प्रोटीन है या लिपिड है? बेटा बायोमोलिक्यूल कोर्स में नहीं है क्या? नीट वालों ने मना कर दिया कि पढ़ना ही नहीं है ना, तो केमिस्ट्री से पढ़ना है ना बायो से पढ़ना है, क्योंकि समझ में तो तुम्हारे आता नहीं इसलिए पढ़ना नहीं है, मना कर दिया क्या उन्होंने? तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट भी हटा दिया होगा। कार्बोहाइड्रेट है,
आज जाके ना बायोमोलिक्यूल पढ़ लेना कम वक्त। हाँ, पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है। प्लांट्स के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, और सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज होगा, पैक्टिन होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड्स होगा, वगैरह वगैरह। और फंगस सेल वॉल किसका बना है? काइटिन का बना है। काइटिन को और क्या बोलते हो आप लोग? फंगल सेलुलोज। क्या बोलते हो? काइटिन और कहां मिलता है? ऑल्सो प्रेजेंट इन एंडोस्केलेटन ऑफ एक्सोस्केलेटन। जिंदा रहने के लिए शुक्रिया, ढंग से पढ़ लेना। अगले माइनर में मेरे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ढंग से पढ़ लेना। आई एम दुष्ट बाय बर्थ। एक्सो या एंडो? एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। याद आ रहा है बेटा? jointed appendages arthropods, exoskeleton of arthropods। अच्छा ये बताओ, ये काइटिन किसका पॉलीमर होता है? पॉलीमर ऑफ नाग या नाम? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग का पॉलीमर है, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। याद है आप लोगों को? और बैक्टीरिया सेल वॉल किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ग्लाइकेंस बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और पेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन पार्ट को। तो सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है। प्लांट्स के अलावा सेल वॉल आपको फंजाई में भी मिलेगा, और सेल वॉल आपको बैक्टीरिया में भी मिलेगा। और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन का बना है। ग्लाइकेन बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और ये जो ग्लाइकेन पार्ट जो होता है ना बेटे, ये नाग और नाम दोनों का बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दोनों का बना होता है। सुना है या सुना सुना है? हाँ, कुछ ज्यादा ही सुनापन हो रखा है तुम्हारी जिंदगी। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। ग्लाइकेन बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन पार्ट। तो नाग और नाम के मिलने से ग्लाइकेन पार्ट बन जाएगा। ये नाग मॉलिक्यूल है, ये नाम मॉलिक्यूल है, ये नाग है, नाम है, नाग है, नाम है, नाग है, नाम है। इस तरह से नाम और नाग मॉलिक्यूल ऑल्टरनेट फैशन में आपस में जुड़ते चले गए, आपस में जुड़ते चले गए, आपस में जुड़ते चले गए, और एक लीनियर फाइबिल बन गया। नाग और नाम मॉलिक्यूल, ये अपन ने नाम मॉलिक्यूल और नाग मॉलिक्यूल सिखा दिया इस तरह से, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। और नाग और नाम मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होगा, और ये ऑल्टरनेट फैशन में आपस में जुड़ते चले गए तो एक लीनियर फाइबिल बन गया। नाग और नाम मॉलिक्यूल जब ऑल्टरनेट फैशन में आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह से एक लीनियर फाइबिल बन जाएगा, और कई सारे लीनियर फाइबर इस तरह से पैरेलली अरेंज हो गए, और पैरेलली अरेंज हो गए तो बेटा जी ये ग्लाइकेन पार्ट बन गया है। क्या बन गया है? ग्लाइकेन पार्ट। तो नाग और नाम के मिलने से ग्लाइकेन पार्ट बन गया। अब ये जो एडजेसेंट नाम मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो ट्रायंगल से दिखा रखा है ये नाम मॉलिक्यूल्स है, ये एडजेसेंट नाम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई। एडजेसेंट नाम मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो गई, और ये क्रॉस लिंकिंग हो गई तो ये क्या बन गया? ये प्रोटीन पार्ट है, ये क्रॉस लिंकिंग, इसको हम बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंक। ये क्रॉस लिंक हो गया, ये प्रोटीन पार्ट है। नाग और नाम के बीच में जो ये बॉन्ड दिखाया है, ये वाला बॉन्ड बीटा 1,4 लिंकेज है, बीटा 1,4 लिंकेज। और ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ये नाम मॉलिक्यूल के बीच में, ये नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। तो एडजेसेंट नाम मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई। नाग और नाम के बीच में तो बीटा 1,4 लिंकेज है, और ये जो क्रॉस लिंकिंग हुई है नाम मॉलिक्यूल के बीच में, नाग मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। और इस क्रॉस लिंकिंग से ये और फर्मली और टाइटली मजबूती से आपस में जुड़ गए, और इस तरह से बन गया पेप्टाइडोग्लाइकेन। एक नाम सुना होगा पेनिसिलिन, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने लाइसोजाइम,
पेनिसिलिन हो या लाइसोजाइम हो, दोनों के दोनों बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं, दोनों ही बैक्टीरिसाइडल होते हैं, दोनों ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को उड़ाते हैं, लेकिन बेटा जी दोनों का साइट ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। पेनिसिलिन भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को उड़ा देगा, लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को उड़ा देगा। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल उड़ गई तो ठाकुर ठोक यो, बैक्टीरिया बिकम डेड, मर जाएगा वो बैक्टीरिया। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। पेनिसिलिन यहां काम करता है, लाइसोजाइम यहां काम करता है। पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग को रोक देगा, लाइसोजाइम इन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। दोनों के दोनों बैक्टीरियोलाइटिक हैं, पेनिसिलिन हो या फिर लाइसोजाइम हो, ये दोनों के दोनों बैक्टीरियोलाइटिक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को उड़ा देते हैं। दोनों ही बैक्टीरियोलाइटिक है, सेल वॉल लाइसिस कर देते हैं, लेकिन दोनों का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है। सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ये सबसे पहले किसने बोला था, श्वान ने बोला था। प्लांट्स के अलावा सेल वॉल फंजाई में भी मिलेगा और बैक्टीरिया में भी मिलेगा, आपको एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसे बैक्टीरिया बताओ जहां पे सेल वॉल नहीं होता, माइकोप्लाज्मा। एंड सेल वॉल लेस फंजाई आर नोन एज रट्टू, सेल वॉल लेस फंजाई स्लाइमोर्स। बेटा मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटीज तो उस चीज का एग्जांपल है जहां सेल वॉल में आपको क्या देखने को मिलता है, सेलुलोज देखने को मिलता है। ऐसी भी फंगस होती है जिनकी सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिले, बोले तो मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटीज। और जो आप एसिडोबैक्टर की बात कर रहे हो, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट सभी की सेल वॉल में मिल सकता है, सेलुलोज। ऐसी भी फंजाई हैं जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा, कौन सी, ओमाइसिटीज के मेंबर्स में। ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज मिल जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर जाइलिनम, तो उनकी सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा। तो यहाँ ये जो जुड़ते हैं इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज। सेलुलोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, वहां भी बीटा 1,4 लिंकेज होता है। और नाम और नाग मॉलिक्यूल, ये नाग मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वहां भी बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो किसकी सेल वॉल में आपको बीटा 1,4 लिंकेज मिलेगा, सभी में मिल जाएगा। सेलुलोज किसकी सेल वॉल में मिलेगा, सभी में मिल जाएगा। कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसा जरूर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन आया था 2010-11 में, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, एल्गल सेल वॉल। बच्चे ने कहा एल्गी, एल्गी बोले तो प्लांटी, और प्लांटी बोले तो इसी ऑप्शन को उन्होंने टिक कर दिया, दूसरा ऑप्शन उन्होंने रीड ही नहीं किया। अभी तो बड़ा आसान है, आप क्वेश्चन को पीट देंगे, लेकिन एग्जाम में क्या हो जाता है आपने अभी देखा ही था। 4 बार मौका मिला था, पेपर फिर आगे हो गया, पेपर फिर आगे हो गया, पेपर फिर आगे हो गया, और सोचो कंटिन्यूटी पूरी ब्रेक होती गई, तो सिलेबस तैयार करने को मौका ही नहीं मिला। तो बच्चे ने सेकंड ऑप्शन ही नहीं पढ़ा। एल्गी की बात करें तो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा, लेकिन सेलुलोज के अलावा ग्लैक्टेंस है, मेनन्स हैं, मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका। और सिंपल सा क्वेश्चन था और 85% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आया था। जब भी क्वेश्चन टफ आता है आप उस पर जोर लगाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और सरल क्वेश्चन पे आप सबसे ज्यादा पिट जाते हैं दोस्तों। तो 85% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था वहां पे लेके। तो एल्गी बोले तो प्लांटी, प्लांटी बोले तो इसी ऑप्शन को रीड किया। तो एमसीक्यू का मतलब है चारों ऑप्शन रीड करना। तो कम वक्तों पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो दिमाग के तार खोल दिया करो, ताकि आपके न्यूरोनल जंक्शन कुछ काम करना शुरू कर दे। क्वेश्चन पढ़ते समय दिमाग के तार खोल दिया करो और क्लासरूम की चीजों को याद किया करो। हाँ, बड़ों ने इस पॉइंट पे कुछ डिस्कस किया था क्लास में, डोकरा बता रहा था सेल वॉल के बारे में कुछ, ताकि फिर ऑप्शन रीड करना शुरू करो और चारों ऑप्शन रीड किया करो। क्योंकि आप अंदर रूम से बाहर गेट तक पहुंचते पहुंचते उन 7 क्वेश्चन को सही कर देते हो जो अंदर गलत करके आए थे। तो क्या फायदा ऐसी परफॉर्मेंस का, दुनिया लास्ट में रिजल्ट देखेगी कि आपके 51% मार्क्स हैं, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, सॉरी। दुनिया केवल लास्ट में रिजल्ट देखती है कि आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर नहीं, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन डॉक्टर बनाने लायक मैं कहाँ, मैं तो केवल माध्यम हूँ, जरिया हूँ। मेहनत तो आप लोग ही करते हो, बस दुनिया हमको पहचान जाती है कम वक्त। हम कोई सुपर स्टार थोड़ी है, आपकी मेहनत ही है जो दुनिया एलन करियर इंस्टीट्यूट को जान जाती है।
हर बार विक्ट्री सेलिब्रेशन में, लेकिन 720 720 720 इस बार अपन को सब किसी को 720 लेके आने होंगे, तभी दूसरों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दम है या नहीं है तुम्हारे अंदर? इस बार मैंने सर से यही बात की थी, राजेश सर से, आरएम सर से, मतलब सर ना इन 5 पे टारगेट नहीं रखना कि टॉपर चल रहे हैं, इस बार सबसे 720 निकलवाने हैं। तो भीड़ में अपने आप ही लाइन लग जाएगी 720। इन 5-10 पे टारगेट रखते हैं कि हर बैच का टॉपर इन्हीं पे टारगेट रखते हैं, इनसे पार नहीं पड़ेगी। हर किसी को बोलो तो 720 स्कोर कर, हर किसी को मोटिवेट करो। इसने भी उतना ही दिया, इसने भी उतना ही दिया, इसको भी इतना पढ़ा रहे हैं, उसको भी इतना पढ़ा रहे हैं, हर किसी को बोलो 720 लेके आए, लाइन लग जाएगी 720 लाना। अपन तो 5 पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे इस बार। इस बार अपन जितने भी है 2 लाख सब पे इसको फोकस करेंगे ताकि लाइन लग जाए 720 लाने वाला। इस बार टारगेट ही 720 का है, तो आप टॉप करो चाहे ना करो, 8 में सेलेक्ट हो चाहे ना हो, मुझे कुछ नहीं मतलब, आप केवल मुझे 720 नंबर ला के दे दो। सुन रहे हो तुम लोग? कुछ नोट करना है तो नोट करो, कम मत। बोर्ड दिख रहा है ऑनलाइन वालों? सईद भाई, डॉक्टर सईद, हाँ मुस्कुरा रहे हैं। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, बस इतनी सी बात। ये लो, पहले ही बोल देते बड़ा, थोड़ा बड़ा। अच्छा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं क्या? कमाल करते हैं पांडे जी, कंफ्यूज कर दिया है। ना आएगा, ठीक है बेटे, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। आराम से, डोंट बी जज्बाती यार, खुश रहा करो, थोड़ी थोड़ी शरारतें करते रहा करो, लेकिन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल मत हुआ। ठीक है, बचपन कभी भी नहीं खोना चाहिए, बचपन कभी भी नहीं खोना, लेकिन बचकानी हरकतें कभी भी मत करना। बचपन तो रहना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा शरारती बच्चों का रहना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में आ जाए खुद तुरंत एकदम से लेके, है ना? मिटाऊं बेटा जी? कौन बचा? कोई बुजुर्ग? नोट कर लिया? इनको तो वीडियो मिल जाता होगा रिकॉर्डेड, आपको भी वीडियो मिलता है क्या? तो फिर तो रिकॉर्डिंग क्यों करा था बे? तो कैमरा लेके कैमरे की रील बर्बाद कर दी तूने, इंस्टा। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी है, ये भी उसमें ही पैसे कमा रहा है कम वक्त। मिटा रहा हूं बेटा जी। अरे यार, तो सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है, प्लांट्स के अलावा सेल वॉल फंजाई में भी होगा और आपको बैक्टीरियल सेल में भी मिलेगा, लेकिन ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जहां सेल वॉल नहीं, आपने कहा माइकोप्लाज्मा और वॉललेस फंजाई आर नोन एज स्लाइम मोल्ड्स। क्या स्लाइम मोल्ड को तो फंजाई में शामिल करते हो क्या आप लोग? माइकोटा में इंक्लूड करते हो क्या? नहीं मेरे को ध्यान नहीं, मेरा प्लांटी किंगडम कमजोर है थोड़ा सा। स्लाइम मोल्ड्स को प्लांटी में इंक्लूड करते हो या माइकोटा में? माइकोटा में इंक्लूड करते हो? ठीक, सुनो, अब ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल इसके बाहर बने, बाहरी बनेगा या अंदर बनेगा? पक्का? ये लीजिए, सेल वॉल सेल के बाहर बना, ये सेल वॉल है। सेल के बाहर बना तो हम इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर बना तो आप इंट्रा और एक्स्ट्रा तो समझते हो ना, इन द सेल, आउटसाइड द सेल, बिटवीन द सेल्स, इंटर। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी, कहने को तो इंटर भी एक्स्ट्रा है, लेकिन वो बिटवीन द सेल्स आ गया तो इंटर बोल दिया। बस तो ठीक है यार, तुम लोगों का दिमाग में तो ठीक है, तुम तो कहते बंधु बच्चे मिल, अच्छा खासा ब्रेन है, शाबाश, गुड गोइंग। ये रेस्पॉन्स रहना और थोड़ा सा बिगड़े नहीं, कंट्रोल में रहे, अच्छा रिजल्ट, पोस्टर बॉय बन के जाओगे कोटा से, मैं बता रहा हूँ, कम वक्त हूँ। पहचानो अपने, अबे अबे क्या थैंक यू बोल रहा है? विक्ट्री सेलिब्रेशन में थैंक यू बोला, वहां पहचानेगा नहीं मास्टर को, वहां इंतजार करता रहेगा, मास्टर बुलाएगा, फोटो खींचेगा, मैं फोटो वोटो नहीं खींचूंगा, आप ही आओगे पीयूष सर, हो जाए फोटो, मैं चल के नहीं आऊंगा, आई एम विद टॉपर, ओए तुम्हें आना होगा, आई एम विद पीयूष पापा। इंतजार करते रहेंगे, मास्टर आएगा, 1+10 प्रो से फोटो खींचेगा। इधर तो सेल वॉल सेल के बाहर बना तो बेटा जी ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, तो सेल वॉल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मतलब सारा मैटेरियल सेल के बाहर आकर इकट्ठा हो गया।
जो भी मेटल, सेलुलोज चाहिए था, हेमीसेलुलोज चाहिए था, पैक्टिन चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, लिपिड चाहिए था, जो भी चाहिए सारा मेटल सेल से ही सिक्रीट होगा। तो सेल वॉल इज द सेल सिक्रीशन, क्योंकि सारा रॉ मेटल सेल ही सिक्रीट करता है। सेल वॉल बनाने के लिए जो भी चाहिए, सेलुलोज चाहिए, हेमीसेलुलोज चाहिए, पैक्टिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, सब कुछ सेल ही सिक्रीट करेगा। तो सेल वॉल इज द सेल सिक्रीशन। और सेल वॉल के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सेलुलोज। मैं प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सेलुलोज। एंड सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे, सेलुलोज बनता जाएगा, सेलुलोज बनता जाएगा और बन बन के बाहर आता जाएगा। सेल से बाहर जा रहा है। और ग्लूकोज से सेलुलोज बनाने में एक एंजाइम हेल्प करेगा। ग्लूकोज से सेलुलोज बनाने में एक एंजाइम हेल्प करेगा, एंड दैट एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने एक एंजाइम दिखा दिया, एक प्रोटीन दिखा दिया जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, और इस एंजाइम को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको? सेलुलोज सिंथेज। तो सेल वॉल के लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट सेलुलोज है। एंड सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज बनाते जाएंगे, इस काम में सेलुलोज सिंथेज हेल्प करेगा, एंड दैट एंजाइम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है बेटा सी, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो एंजाइम है, ये ग्लूकोज से सेलुलोज बनने में हेल्प करेगा, और जैसे जैसे सेलुलोज बनेगा उसको बाहर धकेलेंगे, ऐसे बाहर आएगा। तो बाहर धकेलने में, उसको पुश करना है बाहर की तरफ, तो बाहर धकेलने में साइटोस्केलेटन का बड़ा शानदार रोल रहता है। और जो साइटोस्केलेटल कंपोनेंट यहाँ पे काम करता है उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपने 3 टर्म सुने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों के मिलने से साइटोस्केलेटन ऑफ सेल बनता है। अब सोच समझ के बोलना, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स का फीचर है, यूकैरियोट्स का? यूकैरियोट्स का, क्योंकि अपने ने बैक्टीरिया में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी आज तक। तो साइटोस्केलेटन यूकैरियोट्स का फीचर होता है। तो एक कंपोनेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको बाहर धकेलने में हेल्प करेंगी वो पेरीफेरी पे है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे होंगी उनको बोलेंगे कोर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो सेंटर में होंगी उनको मेडुलरी माइक्रोट्यूब्यूल। टर्मिनोलॉजी बस यही तो है बायोलॉजी, कॉर्टेक्स मेडुला। तो जैसे जैसे ग्लूकोज से सेलुलोज बनेगा वो बाहर आएगा, उसको बाहर धकेलने में माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगी, और जो माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे उनको क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो इस काम में शानदार रोल प्ले करेंगे। तो सेल वॉल बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है सेलुलोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए, सेलुलोज बन बन के बाहर आता गया। इस काम में सेलुलोज सिंथेज तो हेल्प कर ही रहा है, ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, और साथ में उसको बाहर धकेलने में कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हेल्प करेंगी। इस तरह से सेलुलोज बाहर आता जाएगा। अब जो सेलुलोज बाहर आया वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ने लगेंगे। ये एक सेलुलोज मॉलिक्यूल है बेटा, जो ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये सेलुलोज मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब जब सेलुलोज बन बन के बाहर आ रहा है तो ये भी आपस में जुड़ते चलेंगे, और जब ये आपस में जुड़ते चले गए तो सेलुलोज के मॉलिक्यूल के जुड़ने से ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बन गया। क्या बन गया? माइक्रोफाइब्रिल। किसका बना हुआ है? सेलुलोज का। सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल। तो प्लांट्स में सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है सेलुलोज, एंड सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज बनाएंगे। इसमें सेलुलोज सिंथेज तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में उस सेलुलोज को बाहर धकेलने में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी रोल प्ले कर रही हैं। वो सेलुलोज बाहर आता जाएगा, फिर वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल मिलकर इस तरह से एक माइक्रोफाइब्रिल बना देंगे। ये सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल बन गया, इस सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल बन गया। इस तरह से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल बन के बाहर आते जाएंगे। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये इकट्ठे होकर एक पूरा नेटवर्क बना देंगे, पूरा एक फ्रेमवर्क बना देंगे, पूरा एक स्केलेटन तैयार कर देंगे, पूरा एक ढांचा तैयार कर देंगे सेल वॉल के लिए। ये शुरुआत हो गई है सेल वॉल बनाने की। इस छत को आप सेल वॉल समझ लीजिए। जो आप छत बनाते तो आप क्या करते हैं? आप बनाते हैं लोहे के सरियों का जाल। क्या मेरे लाल? लोहे के सरियों का जाल। छत तैयार हो गई क्या? नहीं, ये केवल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, केवल स्केलेटन तैयार हुआ है, केवल एक ढांचा तैयार हुआ है।
तो छत बनाने के लिए पहले आपने लोहे के सरियों का जाल बना दिया, मतलब पहले आपने माइक्रोफाइबर्स का नेटवर्क बना दिया। ये माइक्रोफाइबर्स का नेटवर्क आपने बना दिया। ये माइक्रोफाइबर्स किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के। ये माइक्रोफाइबर्स सेलुलोज के बने हुए हैं, सेलुलोजिक हैं, मतलब लोहे के सरियों का जाल बना दिया। ये आपने नेटवर्क तैयार कर दिया। अब इस जाल के अंदर आप मसाला डालेंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर? मसाला। बजरी है, बरेती है, ग्रेट है, कंक्रीट है, अंबुजा सीमेंट है, मिस्टर फिक्सिट है, पानी है, वो सारा मसाला इसमें डालेंगे। तो इसके अंदर आप मसाला भरेंगे, इसके अंदर हेमिसेलुलोज डालेंगे, इसमें पेक्टिन डालेंगे, इसमें प्रोटीन डालेंगे, इसमें लिग्निन डाल देंगे, जरूरत पड़ी तो सुबेरिन डाल देंगे, जरूरत पड़ी तो क्यूटिन डाल देंगे, वो सारा मसाला इसमें डालेंगे। जब आप मसाला डालते हो छत वाले में, उसमें जाल में, तो क्या उसमें लोहा भी पीस के डालते हो क्या? कहीं फ्यूचर में मेरी छत को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो जाए तो इसमें लोहा भी डाल दें। तो ये जो मसाला इसमें डालेंगे, इसके अंदर आप सेलुलोज भी डालोगे क्या? नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये सेलुलोजिक होगा या नॉन सेलुलोजिक? नॉन सेलुलोजिक। तो इसमें सेलुलोज नहीं है तो क्या है? हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, प्रोटीन है, लिपिड है, वाटर है, लेकिन इसमें सेलुलोज नहीं होगा। तो पहले तो लोहे के सरियों का जाल बना दिया, पूरा एक नेटवर्क बना दिया, फिर उसमें मैट्रिक्स की फिलिंग कर दी। इस मैट्रिक्स में हेमी सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, वाटर होगा, लेकिन इसके अंदर सेलुलोज नहीं होगा। तो माइक्रोफाइबर्स तो सेलुलोज के बने हैं, लेकिन इसके अंदर आप और क्या फिलिंग कर रहे हैं? आपने इसमें हेमी सेलुलोज फिल कर दिया, आपने इसमें पेक्टिन फिल कर दिया। जो हेमिसेलुलोज और पेक्टिन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ध्यान रखना, सेल वॉल के लिए जो भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो गोल्जी बॉडी सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? गोल्जी बॉडी। याद करो, प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं उसे? डिक्टियो। तो ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द सेल वॉल आर सिक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडी, एक्सेप्ट कौन से कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर? पहले ही बता चुका हूं मैं शुरू में, carbohydrates for the cell wall are secreted by Golgi body except that is synthesized by cellulose synthase and that enzyme is present in। तो सेलुलोज को छोड़कर बाकी कार्बोहाइड्रेट्स कौन सिक्रेट करता है? गोल्जी बॉडी सिक्रेट करता है। गोल्जी बॉडी सिक्रेट करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है। और क्या आएगा इसके अंदर? प्रोटीन आएगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन तो राइबोसोम ही बनाएगा, और कौन बनाएगा? और क्या आएगा इसमें? लिपिड आएगा। लिपिड कौन बनाता है? ईआर बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर या स्मूथ ईआर? स्मूथ ईआर बनाती है। एससीआर से यहाँ पे लिपिड बन किया जाएगा इसके। और यहाँ पे जो एससीआर का मॉडिफिकेशन होता है, उस मॉडिफिकेशन को हम बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोल देते हैं? स्फीरोसोम। क्या बोल देते हैं? तो स्फीरोसोम आरईआर का मॉडिफिकेशन है या एससीआर का मॉडिफिकेशन है? एससीआर। तो सेल वॉल बनाने की पहली रिक्वायरमेंट होती है सेलुलोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते गए, सेलुलोज बनता गया, बाहर आता गया। इस काम में सेलुलोज सिंथेस तो हेल्प करेगा ही, साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हेल्प करेंगी। इस तरह से सेलुलोज बाहर आया, सेलुलोज के मॉलिक्यूल ने मिलकर माइक्रोफाइबर्स बना दिए, और ये माइक्रोफाइबर इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बना देंगे। अब इस नेटवर्क के अंदर मैट्रिक्स की फिलिंग होगी, हेमी सेलुलोज भर दिया, पेक्टिन भर दिया, प्रोटीन भर दिया, लिपिड भर दिया, तब जाकर सेल वॉल तैयार होती है। और जो वॉल पहले बनती है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और जो उसके बाद बनती है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल। दो तरह की सेल वॉल होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कुछ नोट करना है तो कुछ समझ में आ रहा है ललित बाबू? डॉक्टर सिद्धार्थ, ए प्रभात, तुम तो बड़ा बड़ा, तुम्हें दही बड़ा खिलाऊंगा मैं। अब पूरा हेडिंग केवल सेल वॉल ही लिखूंगा इस पे, कंटेंट आएगा ही नहीं। क्लास में तुम लाइव भी देख रहे होंगे फोन पे, जो सामने चल रहा है उसको लाइव नहीं समझते ये। इतना एडिक्शन हो चुका है इनको फोन पे। बाबा टेलीग्राम। यूपी कितने प्रोडक्ट हैं इसमें? यूपी बिहार से, अरे बाप रे, इंडिया से। कंफ्यूज हो गए आते तो ऐसा। ठीक है ठीक है, मैं तो प्लेनेट हूं अपने आप में। गूगल अर्थ। फिर नोट करो इसे, शुरू हो गए।
घर में पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वहां करते नहीं, मास्टर को छेड़ते रहते हैं यहाँ पे। किसी को तो बख्श दिया करो, कम वक्तों। पापा जैसा हूं, बच्चे जैसे हो। आपका छोटा भाई 10th में है, अगर टर्म 2 पास करेगा तो 11th में आ जाएगा, अगर टर्म 2 पास करेगा तो कंडीशन से अप्लाई। और खाना वाना ठीक मिल रहा है? कुछ मास्टरों के लिए छोड़। अरे मेरा भाई, अरे डॉक्टर साहब है अपने तो, बस जिंदगी में एक ही सरनेम रहेगा आपके लाइफ में, डॉक्टर साहब, बस दुनिया इसी नाम से जानेगी। इधर सुधर जा। हो गया बेटू, चले आगे। कौन बचा? डू इट फास्ट। सुधर जा। जी बाबूजी। 28 साल के हो रखे हो, मास्टर को बेटा कह के बुलाते हो। सुधर जाओ, कम वक्त हो। बोलने से पहले सोच लिया करो, सामने मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं खड़ा, पता चला एनाफाइलेटिक शॉक हो गया। सीवियर क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा? एनाफाइलेक्सिस, नो प्रोटेक्शन, अवे फ्रॉम प्रोटेक्शन, और वैक्सीन दे रहे तो प्रोटेक्शन है, प्रिवेंटिव मेजर बोले तो प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस, नो प्रोटेक्शन, अवे फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। टर्मिनोलॉजी बस यही है बायोलॉजी। मिटाऊं बेटू? कौन बचा? अरे फोटोग्राफर, अब तो सुधर जाओ, कोरोना टाइम में यही काम किया है, लिखने से ही याद होगा। हेलो भाऊजी, लिखने से। यू कांट गेन विदाउट पेन एंड पेन। जितना लिखोगे लाइफ में उतनी ग्रोथ करोगे, और जितना ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, तेज चलोगे, उतना ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, बैड लिपिड कंट्रोल में रहेगा, और कार्डियक प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होगी। तो माँ बाप को बोला करो कि 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक किया करें वो लोग। अब वो भी सुनते नहीं है। वो माँ बाप ही क्या, जो बेटा का कहना नहीं माने, औलाद का कहना माने ना माने, और वो औलाद ही क्या, जो माँ बाप को ना सुधार सके। तो इमेज, मैं कह रहा हूं ना, इमेज बनाओ अपनी घर में, घर में तो इज्जत बनाओ, कोई सुने तुम्हारी। को मिटा रहा हूं बेटे, वो कह रहा कोई भी नहीं सुनता हमारी। तो उनके सामने एक शेर बोल दिया करो, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, मांगते हम दुआ जिनके लिए। बस ये केवल पेरेंट्स के लिए बोलना है। शुरू हो गए रोड पे जाते जाते कम वक्त। सुनिए, ये सेल बेटा जी, ये सेल मेम्ब्रेन है। Plasma membrane, and this is the delimiting boundary. सेल की लिमिट यहीं तक है, सेल की टेरिटरी यहीं तक है, सेल का एरिया यहीं तक है, सेल की हद यहीं तक है। इसके बाहर जो भी होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा, चाहे वो सेल वॉल ही क्यों ना हो। सेल यहीं तक होता है, ये डीलिमिटिंग बाउंड्री है। सेल की लिमिट यहीं तक डिसाइड है बेटा जी, डीलिमिटिंग बाउंड्री। अंदर भरा है साइटोप्लाज्म, और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी चलती है, सुन लो ए राजकुमार, तुम क्या पन्ने पलट रहे हो, मैं तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगा। जैसे 51% बाद मैंने खुद की पलटी। साथ साथ चलो तो सही एक बार। सुनते नहीं है ना, इसलिए सुनना पड़ता है। फिर उस पापा की बात सुनोगे तो लोगों से सुनना नहीं पड़ेगा, तो सुना करो, वरना सुनना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? और ये बोलने का तरीका अच्छी किताबों के पढ़ने से आता है, यही अनुभव है। हम बड़े सोच समझ के जिंदगी में कदम आगे रखते हैं, क्योंकि बाप जब आगे चल रहा था एक पतली सी पगडंडी के ऊपर, एक सकड़ी सी पगडंडी पे, तो पीछे चलते हुए बेटे से कहा, बेटे अपने कदम ध्यान से रखना। ये नहीं पापा, आप अपने कदम ध्यान से रखना,
क्योंकि आप जो फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ते चले जा रहे हो, उन्हीं पे मैं अपने कदम रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। इसीलिए फादर को कदम बड़े ध्यान से रखने पड़ते हैं जिंदगी में। ऐसे ही आपके पापा भी, को समझ में आ रहा है? तो उनके पद चिन्हों पे चला करो, उनसे भी बड़ा नाम होगा, कहीं ज्यादा काम होगा। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और एनसीईआरटी कह रहा है दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है बेटा जी, जब ये क्वेश्चन आया था मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी और ऑप्शन में न्यूक्लियस दिया होता है, तो फिर अक्कड़ पकड़ खेलने का अपना ही मजा होता है। अक्कड़ पकड़ बम्बे वो एबीसीडी से कुछ तो हो, तो बड़ा मजा आता है। अभी तो बड़ा आसान, क्योंकि सामने है ही नहीं कुछ भी अपने पास में। जब ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं तो यही, जैसे आपके पास में इस साल 4-5 ऑप्शन थे कि मौलाना आजाद में जाऊं या दिल्ली एम्स में जाऊं ना, तो इतने ऑप्शन में आपने कहा चल छोड़ो ना यार फालतू लेके, 2022 में केवल एक ही ऑप्शन रखेंगे, दिल्ली एम्स, काम खत्म। तो यहाँ पे मेन एरिना अभी तो बड़ी आसान लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया हो, बोले एटीपी बना रहा है, न्यूक्लियस भी दिया हो, साइटोप्लाज्म भी दिया हो, सेल मेम्ब्रेन दिया हो, तो फिर भाई साहब यही एग्जामिनेशन माहौल होता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। घंटी बज गई क्या? जैसे वो क्वेश्चन एल्गल सेल वाला गलत किया था, ऐसे ही 85% बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया था। एग्जामिनेशन मॉल में यही तो करके आते हो आप लोग, क्वेश्चंस पढ़ा करो अच्छे से बेटा जी, फिर चारों ऑप्शंस रीड किया करो। छठे फ्लोर पे जाके सेल बायोलॉजी का पेपर ले लेना, उससे पहले मैंने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का पेपर बनाया था ऊपर, दोनों पेपर कलेक्ट कर लेना, पता लग जाएगा हाउ टू पढ़े और हाउ टू समझे एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी पे खेला है मैंने 45 क्वेश्चन पे, और चैलेंज के साथ में खेला है, और कुछ क्वेश्चन मजेदार भी मिलेंगे भाई साहब, है ना, सभी गलतियां करने में मजा आएगा। तो सेल वॉल सेल के बाहर बनेगा, टू बी कंटिन्यू, बनाएंगे फिर। थैंक यू, गॉड ब्लेस मी, बाय बाय इंडिया। मीटिंग एंड कर रहा हूं, सईद बाबू। हाँ, बाय जैम।